Hello and welcome everybody. In our last class we have done about counseling. हमने हमारी लास्ट क्लास में काउंसलिंग क्या होता है, उसका नेचर क्या होता है और क्या क्या चीज़ है उसके अंदर आती है वो देखा था। आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ काउंसलिंग. टुडे वी आर गोइंग टू सी टाइप्स ऑफ काउंसलिंग. सो हियर देयर आर 8 types of counseling in front of you, and if time permits we will also see approaches of counseling today. So, student counseling, individual और group counseling, vocational counseling, placement counseling, the fifth part भी इसी लाइन पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग. फिफ्थ ये यहाँ पर ऊपर स्किप हो गया, बट दिस इज द फिफ्थ पार्ट. साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, दिस पार्ट. ओके. Psychological counseling, then psychotherapeutic counseling, clinical counseling, and last is marriage counseling. तो क्लिनिकल काउंसलिंग और मैरिज काउंसलिंग इसको थोड़ा हम स्किप करेंगे, बिकॉज दिस इज अ टाइप ऑफ काउंसलिंग, इसलिए यहाँ पर है. बट एज अ ईसीसी एडुकेटर दीज टू थिंग्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट. क्लिनिकल काउंसलिंग एक हद तक कभी कभी लग भी सकती है. अगर बच्चा बहुत ज्यादा वायलेंट हो जाता है तब क्लिनिकल काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है, बट इन वेरी रेयर केसेस. यूजुअली ऐसे बच्चों को हम इसमें रिमांड और ये इसमें जो दूसरे हाउसेज होते हैं वहां पर ही भेज देते हैं. सो बेसिकली स्टूडेंट काउंसलिंग, इंडिविजुअल ग्रुप, वोकेशनल प्लेसमेंट, साइकोलॉजिकल एंड साइकोथेराप्यूटिक, दीज आर इम्पॉर्टेंट. तो एक एक करके देखते हैं. स्टूडेंट काउंसलिंग इज द काउंसलिंग वेयर वी आर गिविंग वन टू वन काउंसलिंग टू द चाइल्ड विद रिस्पेक्ट टू इट्स बिहेवियर, विद रिस्पेक्ट टू इट्स एजुकेशन, and with respect to the moral and the different types of activities. यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वोकेशनल कोर्सेज, चॉइसेस, ये सारी चीजें भी स्टूडेंट काउंसलिंग पे आ जाती है. मतलब एक स्टूडेंट होने के नाते व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. नेक्स्ट, इंडिविजुअल एंड ग्रुप काउंसलिंग. यहाँ पर ये हो जाता है कि बच्चे की इंडिविजुअली क्या क्या नीड्स है, जो हम लोगों ने पर्सनल गाइडेंस में देखा था, वही चीज इंडिविजुअल काउंसलिंग में आती है. इसके साथ साथ ग्रुप काउंसलिंग मतलब एक ही प्रॉब्लम के मैक्सिमम अगर लोग हैं एक साथ में, उनको ग्रुप में कोई बात बताई जाती है कि ये चीजें हैं और इस तरीके से आपको उसको डील आउट करना है. इट मे बी एकेडमिक, इट मे बी समथिंग विच इज रिलेटेड टू सम एंजाइटी और सम प्रॉब्लम. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चे कहीं कैंपिंग में गए हुए हैं एंड स्पॉन्टेनियसली इफ देर इज अ फायर, तो एंजाइटी हो जाती है ऐसी कंडीशन में, है ना, सब पैनिक हो जाते हैं. तो इस दौरान ग्रुप में सबको काउंसलिंग करनी पड़ती है कि भाई कौन कहाँ जाए, अचानक अर्थक्वेक आ गया या कुछ आ गया, तो ऐसे समय पे ग्रुप काउंसलिंग होती है. हुटर बज रहा है तो कहाँ जाना है, कैसे करना है, क्या करना है, तो ये सब ग्रुप काउंसलिंग में ये सारी चीजें होंगी. Next is vocational counseling. Vocational counseling is a type of counseling with respect to different types of skill-oriented activities that can be conducted in the schools, colleges, workshops, seminar halls and different areas. यहाँ पर जो workshops होते हैं उसके माध्यम से बच्चों को एक्टिविटीज कराई जाती है. यहाँ पर सेमिनार्स, यहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस, ये सारी चीजें जो है वो कंडक्ट होंगी. नेक्स्ट, प्लेसमेंट काउंसलिंग. प्लेसमेंट काउंसलिंग का मतलब होता है ऐसे टाइप की काउंसलिंग जहां पर जॉब की प्रोविजन दी जाती है. दिस इज फॉर द एल्डरली पीपल. तो हमारा वेकेशनल काउंसलिंग तक का ही स्कूल में जॉब रोल होता है, जहाँ पे बच्चे अपने करियर एवेन्यूज को सेलेक्ट करते हैं. इसके बाद की जो है हायर एज लेवल की काउंसलिंग होती है. यहाँ पर साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, कुछ नेगेटिव अगर बच्चे के साथ हुआ है तो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग ये किसी भी एज में हो सकता है. और इसके अलावा साइकोथेराप्यूटिक काउंसलिंग ऐसी होती है जहां पर मॉडिफिकेशन हो जाता है एटीट्यूड का, जहां पर थेरेपी के माध्यम से बच्चे के माइंड सेट को चेंज किया जाता है. हिप्नोजम हो गया या डिफरेंट टाइप्स ऑफ थेरेपीज which is conducted even in the clinical counseling. This is a very high level of counseling if this is required. This type of counseling is actually a diagnosis or a treatment of counseling. Like अगर किसी को वो तकलीफ है, परेशानी है, क्या बोलते हैं उसको, जो साफ सफाई के कारण होता है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा बिल्कुल. ओह, एक थे जस्ट स्किप हो गया मैं. ओसीडी, यस. अगर किसी व्यक्ति को ओसीडी प्रॉब्लम है, थर्ड डिग्री ओसीडी है और ये जो भी कुछ है ऐसी प्रॉब्लम है, ऐसे टाइम पे क्लिनिकल काउंसलिंग की जरूरत पड़ जाती है. तो ये चीजें हैं, उसको समझना है. नेक्स्ट, मैरिज काउंसलिंग, ये सब आप लोग अच्छे से जानते ही हैं, इसको हम डील नहीं कर रहे हैं.
सो वी विल मूव ऑन टू डायरेक्टली टुवर्ड्स द अप्रोचेस ऑफ काउंसलिंग। अप्रोच का मतलब क्या होता है कि काउंसलिंग जो है ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जहां पर आपको पता होना चाहिए कि ये कितने लेवल तक जानी चाहिए। दैट इज कॉल्ड एज एन अप्रोच। ठीक है ना। अप्रोच मीन्स यू वेयर यू हाउ डीप यू कैन गो इनटू इट, कितना डीपली आप उसके अंदर जा सकते हो, दैट इज एन अप्रोच। तो काउंसलिंग की क्या क्या अप्रोच हो सकती है? एक तो देखिए डायरेक्टिव, दूसरा नॉन डायरेक्टिव, तीसरा इलेक्टिव। तीन टाइप के अप्रोचेस होते हैं, तीनों को डिटेल में हम समझेंगे। डायरेक्टिव काउंसलिंग जो होती है या काउंसलर सेंटर्ड होती है, यहाँ पे क्या होता है कि जो काउंसलर ने बताया है वो काउंसली को फॉलो करना है और उसी के अनुसार काम को करना है। नेक्स्ट इज नॉन डायरेक्टिव। यहाँ पे काउंसलर और काउंसली दोनों को परमिशन होती है आपस में डिस्कस करने की, बात करने की, कोई अथॉरिटेरियन इंस्ट्रक्शन नहीं होता। और इलेक्टिव काउंसलिंग जो होती है वहां पर ऐसी चीजें होती हैं जो डायरेक्ट और नॉन डायरेक्ट का बीच का एक पार्ट होता है। अब हम एक एक को डिटेल में देखेंगे। डायरेक्टिव काउंसलिंग ऐसी काउंसलिंग होती है जहां पे डाटा का एनालिसिस होगा, यानी कुछ भी अगर टाइप पे काउंसलिंग करनी है तो आपको पता होना चाहिए कि काउंसली यानी स्टूडेंट को क्या प्रॉब्लम है। आपके पास में उसका पूरा डाटा होना चाहिए, उसको आप प्रॉपर ब्रेक डाउन करके सेटअप कर सको। एक प्रॉपर प्रॉपर फॉर्म शीट होती है, उसको फिलअप अप करते हो। इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है प्रोग्नोसिस। ये डायग्नोसिस के पहले का स्टेप। डायग्नोसिस जो होता है वो आप प्रॉपर उसमें मेथड्स लिखेंगे कि भाई ये चीजें हैं और ये प्रॉब्लम्स हैं और इसमें ये सॉल्यूशंस होगा। नेक्स्ट आ जाता है प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस में सॉल्यूशंस के प्रोज एंड कॉन्स दोनों लिख सकते हैं। नेक्स्ट उसके लिए काउंसली अपनी एडवाइस लिखता है और नेक्स्ट फॉलोअप लिखता है कि कब आपको दोबारा आकर मिलना है। जो इनडायरेक्ट काउंसलिंग होती है उसमें इतना वो चीजें नहीं होती हैं। लेट अस अंडरस्टैंड। अब यहाँ पर सबसे पहले तो डाटा का एनालिसिस करेंगे, चेक करेंगे, फिर उसके बाद में सिंथेसिस करेंगे, उसके बाद में एनालाइज करेंगे, फिर डायग्नोस करेंगे, फिर प्रोग्नोस करेंगे और फिर काउंसलिंग को कनेक्ट करेंगे। ठीक है। तो ये प्रॉपर पूरे स्टेप्स है जिसको आप फॉलो करेंगे इन दी डायरेक्ट काउंसलिंग। नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग जो है वो ये कहती है कि ये डायरेक्ट काउंसलिंग के पूरे अपोजिट में, यहाँ पे परमिशन होती है काउंसली और काउंसलर को एक दूसरे के बैकग्राउंड को समझने की, एक दूसरे को समय देने की, टाइम देने की भी पूरी परमिशन होती है। और आप ये वाली काउंसलिंग थोड़ी क्या लंबी भी चलती है बिकॉज ये नॉन डायरेक्टिव होती है। यहाँ के इसके जो स्टेप्स रहते हैं ना, ये जनरली एक प्रॉब्लम को डिफाइन करेगा, अपनी फीलिंग्स को, इसमें फीलिंग्स को भी रखा जाता है। जो डायरेक्ट काउंसलिंग होती है ना उसमें फीलिंग्स का कोई रोल नहीं होता, उसमें बस एक मतलब अगर कोई बात बोल रही है, बोला है तो उसके पीछे कोई सबूत होना चाहिए, कोई प्रॉपर पुख्ता चीज होनी चाहिए। यहाँ पे फीलिंग्स को भी एक्सेप्ट किया जाता है और इसके साथ साथ में उसके पॉजिटिव और नेगेटिव यानी प्रोज एंड कॉन्स को भी यहाँ रखा जाता है और क्लाइंट की अंदरूनी फीलिंग्स को भी समझा जाता है और उसी के अकॉर्डिंग इसको एनालाइज भी किया जाता है और उसी के अकॉर्डिंग उसके सोल्यूशन दिया जाता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति चाह रहा है कि ऐसा हो तो उसके लिए ना वेज बनाए जाते हैं कि क्या करें कि ये काउंसली जो है वो सेटिस्फाई हो जाए। राइट, दैट इज अ नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। अच्छा ठीक है, तुम्हें ऐसे चाहिए ना तो हम ऐसा ही करेंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा। देयर मे बी कुछ सम कंडीशंस, लिमिटेशंस, जो भी कुछ है उस तरह, मतलब उसको सेटिस्फैक्शन हो गया काउंसली को कि हाँ हाँ ऐसा होने वाला है। तो उसमें जो है कई बार सच्चाई भी बता देते हैं लोग, अगर छुपा रहे होते हैं तो। ऐसे हम बच्चों के साथ भी तो करते हैं कि चलो चलो ठीक है आप बताओ किसने ऐसा किया, जो बताएगा तो उसको चॉकलेट मिल जाएगी, जो नहीं बता पाएगा उसको तो नहीं मिलेगी। तो बच्चा चॉकलेट के लालच में सच बता देता है। तो दिस टाइप ऑफ काउंसलिंग इज द नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। ठीक है।
यूजुअली मैं तो अपने घर में यही चीज करती हूँ। एक बार मेरे बेटे ने कप तोड़ दिया, अब मुझे तो पता चल गया कि बेटे ने तोड़ा है, बट ही वॉज नॉट एक्सेप्टिंग। अब वो ना बड़ी बेटी का नाम लगा रहा है, इसने ऐसे तोड़ा, हमने देखा, पक्का पक्का, मेरे को तो पक्का पता है। अब वो इतना दम भर के बोल रहा है, इतना तो समझ में आ रहा था, अब उसके मुंह से निकलवाना था। तो हमने बोला ठीक है, तो जो सच बोल देगा उसको शाम को घुमाने ले जाएंगे, और जो झूठ बोलेगा उसको तो घर पे ही रहना पड़ेगा। तो पूछता है कहाँ घुमाने लेके जाओगी? तो मैंने बोला बोटिंग करने जाएंगे, अच्छा एंजॉय करेंगे, वहाँ पॉपकॉर्न भी खाएंगे और कॉटन कैंडी भी खाएंगे, ये वो। मम्मा मैं एक बात बताऊं, वो ना मेरे से टूटा था, मैंने आपको सच बता दिया, आप मुझे लेके चलोगी ना? आप पे पत तो सच्चाई तो पता चल गई। मैं बोला अरे बेटा यही तो जानना था, अपन कहीं नहीं जा रहे। अरे यार आप तो ऐसे ही करती हो। तो ये तो चलो मम्मा और बच्चे के बीच की बात है, तो हम ये नॉर्मल ऐसी चीजें हमारे साथ घर पे होती रहती है। ये तो मैंने जो आपको एग्जांपल दिया ना, अब आप अपने बच्चों के साथ हुए हुए एग्जांपल्स को नोटिफाई करो, देखो आपको भी ये सारी चीजें याद आएंगी कि हाँ मेरे बच्चे के साथ में भी ऐसे ही करते हैं हम, तभी बच्चे बता बता। वो मम्मा आपको सब कुछ कैसे पता चल जाता है? अब हम भी तो काउंसलर ही बन जाते हैं एक हिसाब से तब। उस एज लेवल पर हम उस एज को निकल चुके हैं, हमें जेस्चर्स फीलिंग्स समझ में आ जाती है, तो सोचो ये तो काउंसलर है, इनको तो कितनी ट्रेनिंग मिलने के बाद में ये चीज कर रहे होते हैं, तो उन्हें वो चीज आ ही रहा होता है काफी अच्छी तरीके से। लास्ट टाइप ऑफ काउंसलिंग इज इलेक्टिव काउंसलिंग। ये जो इलेक्टिव काउंसलिंग है, यहाँ पे होता है कि बेसिकली जैसे लास्ट मैंने में है, आपको हाँ बताया था शुरू। कि ये डायरेक्टिव और नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग के बीच का पार्ट है। और इसमें क्या होता है कि इसकी जो अप्रोचेस होती है ये इस लेवल की होती है कि ये डायमेट्रिक होती है। डायमेट्रिक का मतलब होता है दोनों पोल्स इसके आपको ठीक रखने, मतलब आपको इधर इंस्ट्रक्शन भी देना है और इधर आपको सामने वाले की बात को भी अप्रोच करना है, मतलब जो वो चाह रहा है वो भी हो जाए और जो आप इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं एज अ काउंसलर वो भी हो जाए। तो ये बीच का पार्ट होता है, इसलिए इसको इलेक्टिव काउंसलिंग कहते हैं। अब इसके जो मेथड प्रोसीजर होते हैं, इसमें देखिए एक तो सबसे पहले आपको अपनी रैप को क्रिएट करनी पड़ती है, आपको बताना पड़ता है कि ये चीज़ ऐसा है और इसको ऐसे करो। फिर प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है, प्रॉब्लम को डायग्नोस करना है सिस्टमेटिकली, फिर इसमें केस को एनालाइज करना है कि भाई क्या और चीज़ें इसमें हो सकती हैं, मतलब जो ये चाह रहा है उसका कोई और ऑप्शन है भी या नहीं है, ये चीज़ें इसमें होनी चाहिए। फिर इसके बाद में आपको एक प्लान या एक लेआउट जो है वो इसमें देना होता है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि किसी ने अनम्यूट कर दिया है? मैं रिक्वेस्ट करूंगी नहीं, प्लीज हमारे ऐसा साथ। मत कीजिए ना, जब हमारी क्लास चल रही होती है। अब मत कीजिए ऐसा, आपको पता है ये सब उधर जा रहा होता है, यूट्यूब पे जा रहा होता है। अब मैं आप लोगों के डाउट्स के लिए रखती तो हूँ टाइम, फिर क्यों आप लोग ऐसा करते हो? या हम्म सो दैट इज द डिफरेंट पार्ट। यहाँ पर आप फिर फॉलोअप लेते हो, फॉलोअप यानी आपको चेक करना होता है कि चीज़ें अच्छे से हो रही है नहीं हो रही है, फिर काउंसलिंग प्रॉपर हुई है या नहीं हुई है, जो भी आपने काउंसलिंग के लिए जो सॉल्यूशंस दिए हैं या कुछ भी आपने बताया है कि ऐसे करना है वैसे करना है, तो वो सारी चीज़ें फॉलो होने के बाद में कुछ रिजल्ट आया है पॉजिटिव या नहीं आया, ये सारी चीज़ें इसमें देखना, इसकी ऑब्जेक्टिविटी को अंडरस्टैंड करना, इसमें प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सारी चीजों को समझना, ये सब जो है इलेक्टिव काउंसलिंग में आता है। ठीक है। सो दिस वाज अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ काउंसलिंग एंड अप्रोचेस ऑफ काउंसलिंग। टुमारो वी विल सी who is a counselor and what all things a counselor have to do it। काउंसलर कौन होता है और काउंसलर की क्या क्या ड्यूटीज होती है और क्या क्या काम जो है एज अ काउंसलर आपको आना चाहिए, क्योंकि यू बीइंग अ टीचर यू ऑल्सो आर अ काउंसलर, तो आपको भी ये सारी चीजें अच्छे से आनी चाहिए। सो नाउ आई एम गिविंग दी अटेंडेंस, और अभी आप लोग अपने चैट बॉक्स में डाल दीजिए। अब मैं अनम्यूट बटन ऑन कर रही हूँ। यस, अब आप लोग अनम्यूट करके कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, बट बिफोर दैट लेट